डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संसदीय समितियां हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। जब देश की संसद चलती है या राज्यों की विधानसभाओं के सत्र जारी रहते हैं, उस समय हम अक्सर समाचार पत्रों में इन समितियों के गठन, उनकी रिपोर्ट आदि के बारे में पढ़ते रहते हैं। मेरा यह अनुभव रहा है कि जब भी सामान्य व्यक्तियों से, विद्यार्थियों से हम बातचीत करते हैं तो उन्हें सामान्यतः इन समितियों के गठन, स्वरूप और दायित्व के बारे में जानकारी नहीं होती है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं डॉक्टर कैलाश चंद्र सैनी। नमस्कार सैनी जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्ते जी। डॉक्टर कैलाश सैनी का देश की संसदीय परंपराओं का विशिष्ट अध्ययन है। आप राजस्थान की विधानसभा में लगभग 3 दशक तक कार्य करते रहे। वैसे शैक्षिक दृष्टि से डॉक्टर सैनी ने हिंदी, इतिहास और राजनीति विज्ञान में अपनी स्नातकोत्तर उपाधियां अर्थात एमए की डिग्री प्राप्त की और साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय से ही आपने पीएससी, एमलिब, पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया और साथ ही पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। इस प्रकार आपका विभिन्न विषयों पर गहन अध्ययन, चिंतन मनन है। विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं में आप संसदीय परंपराओं से संबंधित विशिष्ट आलेख, समसामयिक आलेख निरंतर लिखते रहते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पे भी आपकी सक्रिय उपस्थिति बराबर रही है। कई बार जब संसदीय बहस के दौरान कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जहां विशेषज्ञों के वक्तव्यों की आवश्यकता पड़ती है, वहां भी डॉक्टर कैलाश सैनी अक्सर मीडिया कर्मियों को अपने विचारों से अवगत कराते हैं और उनको अपनी रिपोर्टिंग में, आलेख लेखन आदि में भी विशेष सहयोग देते हैं। विधानसभा में जुड़ने से पहले आप लगभग 8 वर्ष तक जनसंपर्क की सेवाओं में भी रहे थे और अंततः विधानसभा के अन्वेषण एवं संदर्भ अधिकारी के रूप में वर्ष 2017 में आप सेवानिवृत्त हुए थे। अपने विशिष्ट कार्यों के लिए, अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक समर्पित भाव से कार्य संपादन करने के लिए राजस्थान विधानसभा के समय समय पर जो विभिन्न अध्यक्ष रहे, उन्होंने आपको अनेक पुरस्कारों से, सम्मानों से सम्मानित किया, अलंकृत किया। अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने कुछ विशेष पुस्तकें भी लिखी हैं, जिनमें विधानसभा सचिवालय प्रशासन और विधानसभा एक परिचय तथा विधि और विधायक, ये 3 पुस्तकें आपकी विशेष चर्चित हैं। देश के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी ये निर्धारित की गई हैं और इनका प्रकाशन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से किया गया है। विधानसभा एक परिचय, यह पुस्तक राजस्थान सरकार के सर्व शिक्षा अभियान में भी चयनित हो चुकी है। इसी के साथ साथ डॉक्टर सैनी का एक विशेष शौक है, वो है वन्य पक्षियों के बारे में। उन्होंने इसके बारे में विशेष अध्ययन और शोध अनुसंधान किया है और हम पक्षी वन उपवन के और पक्षी प्रकृति और पर्यावरण, इन पर भी आपने एक पुस्तक तथा कॉफी टेबल बुक भी प्रकाशित की है और वो भी काफी चर्चित रही है। विधानसभा की पत्रिका विधान बोधिनी, जो राजस्थान विधानसभा की एक विशेष पत्रिका है, त्रैमासिक, इसका आपने 2.5 दशक तक संपादन किया। तो इतना विस्तृत परिचय देने के पीछे मेरा मूल मंतव्य यही है कि डॉक्टर कैलाश सैनी का हमारी जो परंपराएं हैं विधानसभा और संसद की, मूलतः लगभग उनका वो एक ही है। छोटा मोटा अंतर कहीं हो सकता है, लेकिन जब हम संसदीय परंपराओं की बात करेंगे तो मोटे मोटे रूप में ये राज्य विधानसभाओं की जो कार्य पद्धति है उन पर भी लागू होता है।
तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर कैलाश सैनी से इसी प्रश्न के साथ कि सैनी जी, संसदीय समितियों से आपका क्या अभिप्राय है? ये होती क्या है आखिर संसदीय समितियां, और भारत में इनकी शुरुआत कब से हुई? क्या संविधान लागू होने के साथ ही, या उसके पहले भी कोई इस तरह की व्यवस्था हमारे देश में थी? नमस्कार मानव साहब। जी नमस्कार। हम्म। ये भारत में संसदीय लोकतंत्र के तहत संसदीय प्रणाली प्रचलन में है और जी संसद और राज्यों की विधानसभाएं सभी मिलके ये संसदीय प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। जी इसमें संसद और विधानसभाएं जब सत्र में होती हैं तो उनमें कानून बनाने के साथ बजट पारित करने के अलावा जो कार्य होता है वो आजकल बहुत अधिक बढ़ गया है। तात्कालिक महत्व के मुद्दे, समस्याएं ये अधिक होने के कारण अब सदनों के पास समय कम बचता है। इसी कमी को पूर्ति करने के लिए संसदीय समितियां एक विश्वसनीय उत्तरदायित्व की पूर्ति की दिशा में सहायक मानी जाती हैं। जी अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने इस समिति प्रणाली का प्रबल रूप से समर्थन किया है। उनका कहना था कि सदन तो गंभीर विषयों के लिए होता ही नहीं है, वहां तो समितियों के माध्यम से जो निर्णय होकर जो रिपोर्ट्स आती हैं उनकी शीघ्रता से स्वीकृति दी जाती है। तो इसी से भी ये प्रमाणित होता है कि ये संसदीय प्रणाली अपना विशेष महत्व रखती है। इस दिशा में भारत में संसदीय प्रणाली के माध्यम से सरकारों पर नियंत्रण और निरीक्षण का कार्य प्रमुख रूप से होता है। इस दिशा जी में देखा जाए तो हमारे यहाँ संसदीय समितियां प्रारंभ से ही अस्तित्व में रही हैं। और तो और ये संविधान के लागू होने से पहले भी संसदीय समितियां हुआ करती थी। बहुत अन्य राज्यों का तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन राजपूताना की देशी रियासतें हुआ करती थी, उनमें भी विधानमंडल हुआ करते थे जो संविधान बनने से पहले की बातें हैं, जिसमें भी जोधपुर और बीकानेर विधानसभा तथा जयपुर विधान परिषद, यहाँ परिषद हुआ करती थी उस टाइम। तो उनके जो जी प्रक्रिया के नियम थे उनमें भी समितियों के प्रावधान किए गए थे। जोधपुर तो बहुत विधान सभा तो बहुत अधिक टाइम तक नहीं रही, उसके बारे में तो सूचनाएं ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन जयपुर विधान परिषद और बीकानेर विधान सभा में समितियां हुआ करती थी, जिनमें ये विशेषाधिकार समिति, नियम समिति, ये समितियां हुआ करती थी। हम्म। तो सैनी तो जी। कहने का जी मेरा जी। तात्पर्य ये है कि संविधान से पहले ही समितियां अस्तित्व में आ गई थी। हम्म। और राजस्थान विधानसभा, चूंकि मैं 30 साल राजस्थान विधानसभा में रहा हूँ, इसलिए राजस्थान जहाँ भी दृष्टांत देने की बात आएगी, उदाहरण देने की बात आएगी, मेरे ज्यादातर उदाहरण राजस्थान विधानसभा से जुड़े हुए होंगे और संसद जी की उसमें थोड़ी बहुत बातें जरूर सम्मिलित हो जाएंगी, क्योंकि जी संसद को ही समस्त राज्य विधानसभाएं अनुकरण करती है। संसद की जो भी प्रणाली है, जो भी तरीके हैं, वहाँ के व्यवस्थाएं हैं, उनके अनुसार ही सब विधानसभाएं काम करती है। तो राजस्थान विधानसभा तो चूंकि 1952 में बनी, तभी 52 में ही 2-3 समितियां तभी बन गई थी। जैसे कार्य सलाहकार समिति, ये कार्य सलाहकार समिति तय करती है कि सदन में क्या कार्य लिया जाए और किस किस दिन क्या क्या हो। तो ये कार्य सलाहकार समिति 1952 में भी इसका गठन हो गया था। एक गृह समिति जो सदस्यों की सुविधाओं का ध्यान रखती है, किसको कौन सा मकान देना है, क्या क्या सुविधाएं दी जानी है, वो भी 1952 में ही गठित हो गई थी। उसके बाद ये जनलेखा समिति, प्राकलन समिति, ये 1953 में अगले साल ही हो गई। और शुरू में तो राजस्थान विधानसभा चूंकि नया गठन हुआ था, इनका कोई प्रक्रिया नियम थे नहीं, तो इन्होंने पंजाब विधानसभा के प्रक्रिया नियमों को
अपने यहाँ अडॉप्ट करके उनके ही अनुसार कार्य किया था। तो ये समितियां मतलब शुरुआत से ही चालू हो गई थी। तो सैनी जी, इन समितियों की, जैसा आपने बताया, कि बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि सदनों में जिस तरह से आजकल हम देख रहे हैं कि संसदीय कार्यवाही के दौरान कई बार गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। और जिस तरह से आपने अमेरिकन राष्ट्रपति को उद्धृत किया कि उन्होंने संसदीय समिति की महत्ता को प्रतिपादित किया, तो निश्चय ही संसदीय समितियां हमारे आज के दौर में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी महत्वपूर्ण अंग है। और आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि आजादी से पहले भी इस तरह की व्यवस्था हमारे जो सिस्टम है पार्लियामेंट का और विधानसभाओं का, उसमें कहीं ना कहीं अस्तित्व में थी। तो जब बात आती है कि संसदीय समिति की जो परंपरा है इतनी पुरानी है, तो कुछ इस बात पर प्रकाश डालें आप कि उस समय जो संसदीय समितियां थी, क्योंकि देश ब्रिटिश गुलामी के दौर में था, रियासतों में जैसे आपने कहा कि ये समितियां थी, तो किस तरह से उनकी भूमिका बहुत ज्यादा असीमित तो हो नहीं सकती जिस तरह से आजकल पूरे राष्ट्र में या प्रदेश में लागू होता है। तो उस समय से लेकर के आज तक संसदीय समितियों के स्वरूप में किस तरह का परिवर्तन आया, उसके बारे में यदि आप कुछ जानकारी दे सकें तो बताएं। हाँ मानव जी, इस बारे में मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे विकास होता गया, संसदीय क्षेत्र में भी विकास हुआ, विधानमंडलों के कार्य क्षेत्र में विकास हुआ, बहुआयामी दायित्व इन समितियों को भी सौंप दिए गए। तो शुरुआत में जैसे राजस्थान विधानसभा की बात करें तो 6-7 समितियां ही हुआ करती थी। बाद में ये धीरे धीरे बढ़ती गई, इनकी संख्या इनके कार्यों के हिसाब से बढ़ने लगी। तो 2022 में इनकी संख्या 22 हो गई थी और अभी वर्तमान में 5 समितियों को इनमें मर्ज कर दिया गया। कुछ और कतिपय इनके कारण दूसरे रहे होंगे। तो अभी फिलहाल राजस्थान में 17 समितियां हैं। और जहां संसद की बात की जाए तो वहां ये स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां तो है ही हैं। इसके अलावा डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज वहां है, जो 1993 में अस्तित्व में आई थी। वहां की नियम समिति ने सिफारिश करके ये विशेष समितियां बनाई थी, जिनको विभागीय संबद्ध समितियां कहा जाता है। तो ये फिर बाद में बनी। जी, तो जैसा आपने कहा कि राजस्थान में 17 समितियां हैं इस तरह की जो अभी काम कर रही हैं। तो बाई एंड लार्ज देश की संसद में और जो अन्य विधानसभाएं हैं उनमें भी संख्या लगभग यही होगी या थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, उनकी वहां की जो आवश्यकताएं, स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए। हाँ, संख्या सभी जगह कम ज्यादा हो सकती है। और पार्लियामेंट में सब चीजें ज्यादा हैं, वहाँ समितियां भी ज्यादा हैं। ये जो जिनकी अभी मैंने बात की वो 24 विभागीय समितियां हैं, जिनमें से 8 तो राज्यसभा की हैं और बाकी हैं जो लोकसभा के अधीन में है। इन समितियों में खास बात यह है कि इनका जो सभापति होता है वह मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं हो सकता। जी, अच्छा कैलाश जी, अक्सर हम बात करते हैं, मतलब अक्सर ये पढ़ते भी हैं जब हम या कोई सुनते हैं संसदीय समीक्षा वगैरह, तो अक्सर जिक्र होता है स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समितियां और प्रवर समितियां, सेलेक्ट कमेटी। तो ये स्टैंडिंग कमेटी और सेलेक्ट कमेटी क्या है? और कई बार होता है कि जैसे सरकार ने कोई विधेयक पेश किया गया है तो उसको विचार के लिए प्रवर समिति में भेज दिया। तो ये जो दो समितियां जिनकी अक्सर बात की जाती है, इनके बारे में कुछ बताइए कि ये हैं क्या और इनमें कोई मौलिक अंतर किस तरह का है? हाँ, मौलिक अंतर में यही है कि जो स्थायी समितियां हैं वो तो हर साल उनका पुनर्गठन होता है। और प्रवर समितियां, जो तदर्थ समितियां जिनको कहते हैं, अस्थायी समिति, जो प्रवर समितियां होती है किसी कार्य विशेष के लिए ही होती हैं। जैसे प्रवर समितियां विधेयकों से जुड़ी हुई होती है। तो कोई भी विधेयक है, जैसे नया कानून है, तो सदन के पास इतना समय नहीं होता कि वो उसके एक एक खंड पर गहनता से विचार करे। तो उस दृष्टि से प्रवर समिति को रेफर कर दिया जाता है ये नया विधेयक। फिर वो अपनी समिति की बैठकों में उस पर
गहनता से उसकी खंड से विचार करके निर्णय करके अपनी रिपोर्ट देते हैं सदन को। फिर वो दोबारा से सदन में आने के बाद प्रतिवेदित रूप में आती है सदन में और फिर पास होती है। दूसरी ओर ये जो स्टैंडिंग कमिटीज जिनकी बात की, ये भी दो प्रकार की होती हैं। इनमें जैसे राजस्थान की बात करें तो वित्तीय समितियां हैं जिनका निर्वाचन होता है, और जो दूसरी स्थायी समितियां हैं वो उनका निर्वाचन नहीं होकर मनोनयन होता है, वो अध्यक्ष मनोनीत करते हैं उनके। और राजस्थान में जैसे अभी मैं आगे बताऊंगा कि ये वित्तीय समितियां किस तरह कैसे काम करती हैं। और ये स्थायी समितियों में दूसरी जो समितियां हैं वो वित्तीय समितियों के अलावा हैं, जैसे बहुत सारी हैं। प्राकलन समिति तो ये वित्तीय समिति में आ गई, जैसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति है, प्रश्न एवं संदर्भ समिति है। कैलाश जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि जो स्टैंडिंग कमेटी है वो 1 साल के लिए होती है, लेकिन नाम से ऐसा लगता है स्थायी समिति, अर्थात कम से कम 5 साल जो विधानसभा का कार्यकाल है उसमें ये 5 साल तक लगातार एक कमेटी रहेगी, ऐसा नहीं है? ऐसा ही है, लेकिन इनका पुनर्गठन हर साल होता है। राजस्थान में तो ऐसे नियम की जितनी भी समितियां हैं, सिर्फ एक समिति छोड़ दीजिए, महिला एवं बाल गोल के कल्याण संबंधी समिति, उसका कार्यकाल मेरी जानकारी में मेरे को ये नहीं पता कि इसका कार्यकाल 2 साल क्यों रखा गया है, लेकिन प्रक्रिया नियमों में ये 2 साल के लिए गठित की जाती है। जबकि अन्य समितियां हैं जैसे वित्तीय समितियां और जो जितनी भी समितियां हैं, वो सबका कार्यकाल 1 साल के ही होता है और उनका फिर हर साल पुनर्गठन होता है। या निर्वाचित वित्तीय समितियां हैं तो उनका निर्वाचन होगा, बाकी का मनोनयन से पुनर्गठन होगा, वो हर साल ही होता है। अच्छा, ये सारी समितियां, हाँ बताइए जी। इनमें भी ये है कि समितियां कार्यकाल तो 1 साल होता है, लेकिन किसी कारण से उसका पुनर्गठन या पुनर्निर्वाचन नहीं हो सका तो अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो उसको 6 महीने तक उसका कार्यकाल बढ़ा सकता है। अच्छा कैलाश जी, जो आपने कहा कि जो प्रवर समितियां हैं, सेलेक्ट कमेटी या सेलेक्ट कमेटीज, इनका गठन विधेयक के अनुसार होता है, तो क्या ये प्रवर समिति एक विधेयक पर विचार करने के लिए है, या उस सदन में जैसे 2, 3, 4 विधेयक दिए गए तो वो जो सत्र है, मानसून सत्र है या शीतकालीन सत्र है, उसमें पूरे समय के लिए वो सेलेक्ट कमेटी होगी, या हर विधेयक पे एक सेलेक्ट कमेटी बनेगी? नहीं, सेलेक्ट कमेटी विधेयक के हिसाब से होती है। जब भी कोई नया विधेयक आता है और ये आवश्यकता समझी जाती है कि इतना समय नहीं है सदन के पास कि वो उसको सूक्ष्मता से गहनता से विचार करके पास करे, तो वो फिर प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री, जो उस विधेयक का मंत्री होता है, वो प्रस्ताव करके उसको प्रवर समिति को सौंप देता है। और हर एक विधेयक के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया जाता है। और खास बात यह है कि अब चूंकि आजादी को बहुत टाइम हो गया, 52 में विधानसभा बनी थी, अभी अपन 2025 में चल रहे हैं, तो अभी तक 16वीं विधानसभा चल रही है। तो शुरू में तो चूंकि नया नया राज्य बना था, नई विधानसभा थी, तो बहुत से नए नए कानून आए थे, तो अधिकांश कानून प्रवर समितियों को ही रेफर कर दिए जाते विधेयकों को। उसमें भी जैसे पहली विधानसभा की मैं बात करूं तो 54 विधेयक ऐसे थे जिनमें से 51 तो शासकीय विधेयक थे और बाकी 3 थे जो निजी विधेयक थे, जो प्रवर समितियों को सौंपे गए थे। उसके बाद की दूसरी विधानसभा में 30 विधेयक थे, फिर 19, फिर ऐसे घटते घटते अभी आजकल तो जो विधानसभाएं आती हैं इनमें 1-2 बिल मुश्किल से प्रवर समिति को सौंपे जाते हैं। बाकी तो सदन द्वारा पास इसलिए कर दी जाती है कि वो संशोधन विधेयक होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा विचार विमर्श की आवश्यकता होती नहीं है। और जब चूंकि प्रवर समिति की बात चली तो मैं आपको एक बहुत ही रोचक और अनोखी बात बताता हूँ राजस्थान विधानसभा के बारे में, कि यहाँ 2024 में एक था राजस्थान जल, देख के बताऊं, राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंध विधेयक 2024। ये एक ऐसा बिल है जो अगस्त 2024 में प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। सदन ने पास नहीं किया, प्रवर समिति को दे दिया, भाई गहनता से विचार करेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है।
इसके बाद ये 2025 के 19 मार्च को तो समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी। 19 मार्च 2025 को ये जब दूसरा सत्र था विधानसभा का, उसमें ये बिल फिर विचार के लिए आ गया। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था बैठी सदन में कि वो पारित नहीं हो सका और प्रभारी मंत्री ने इसको दोबारा से प्रवर समिति को दे दिया कि इसके पर्याप्त विचार नहीं हो पाया, इसलिए ये दोबारा से प्रवर समिति को सौंपा जाता है, जिसकी रिपोर्ट आने पर पुनः इस पर विचार किया जाएगा। और खास बात यह है कि 10 तारीख को यानी कि कल ये बिल वापस आएगा विधानसभा में। तो ये पहला बिल है 1952 से अब तक जो प्रवर समिति को दूसरी बार सौंपा गया है। अच्छा, वो प्रवर समिति वही प्रवर समिति है जिसको पहली बार भेजा गया या फिर नई प्रवर समिति को बनाया गया? वो कहा यही गया सदन में प्रभारी मंत्री के द्वारा कि हम कुछ और लोगों को इसमें शामिल करेंगे, वो तो है ही है। इसके अलावा 4 लोग और इस जो नई प्रवर समिति गठित की गई 2025 के लिए, इसमें 4 सदस्य नए बनाए गए, जिसमें 2 भारतीय जनता पार्टी के और 2 कांग्रेस के थे। और उसको बनाने में हाँ, ये जब आप संख्या की बात कर रहे हैं जी, तो क्या इन समितियों की सदस्यों की संख्या निर्धारित होती है या सदन के अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो उसकी आवश्यकता की अनुकूलता के अनुसार सदस्य तय करें, या कोई नियमों में निर्धारित अधिकतम? प्रवर समिति का ये कायदा है बनाव साहब कि जब प्रवर समिति गठन होता है तो या तो जब रेफर करना होता है प्रवर समिति को कोई विधेयक, तो ये उसके रेफरेंस में ही ये बता दिया जाता है कि ये मंत्री ये सदस्यगण इस समिति के सदस्य होंगे। कई बार ये होता है कि इतना समय नहीं होता, ना विचार कर पाते हैं, तो ये मंत्री द्वारा ये कह दिया जाता है कि समिति के सदस्यों की घोषणा बाद में की जाएगी और बाद में अध्यक्ष की ओर से वो समिति के सदस्यों की घोषणा की जाती थी। इसमें इस समिति का खास बात यह है कि इसमें सदन के जितनी पार्टियां हैं उनके सबका प्रतिनिधित्व हो, ऐसा प्रयास रहता है। सदन का ही छोटा रूप होता है ये, क्योंकि प्रवर समिति सदन के अनुसार विचार करेगी, ये गहनता से विचार कर ली थी, इसलिए उसको छोटा रूप है, इसलिए इसमें ये सदस्य सभी पार्टियों के होते हैं। और खास बात ये है कि ये सदस्य गण उसमें गहनता से विचार करने के अलावा खंड से विचार करते हैं। कोई कानून कोई खंड बदलना हो तो बदलने का भी सुझाव देते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक सवाल और उठता है कि जैसे प्रवर समिति का गठन, जैसा पहले तो मैंने आपसे पूछा था कि वो संख्या निश्चित है क्या, तो शायद संख्या निश्चित नहीं है। ये बात की जाए 18-20 सदस्य आमतौर पे प्रवर समिति में होते हैं, लेकिन अब चूंकि ये जिस समिति की मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको उदाहरण के रूप में बताया कि दूसरी बार ये प्रवर समिति को गया है, इसमें दूसरी बार में 21 सदस्य थे, जो मुझे नहीं लगता कि पहले किसी प्रवर समिति में इतने सदस्य रहे होंगे। मतलब ये सदन के अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करता है सदस्यों की संख्या। 20 से 2-4 कम ज्यादा हो सकती है। और जो स्थायी समितियां दूसरी समितियां हैं उसमें तो बाकायदा नियमों में प्रावधान है कि 15 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। अन्य जो स्थायी समितियां उनमें 15 ही होते हैं। समिति में जी। अच्छा, ये जो आपने कहा कि इन समितियों में राजनीतिक जो दल हैं विधानसभा में जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे विधायकगण या संसद में है, और कोशिश ये होती है कि सभी सदस्यों को इसमें शामिल किया जाए विभिन्न राजनीतिक दलों के। अब क्या होता है, जब भी सदन में विचार होता है तो वो जो पार्टी लाइन है उसके बेसिस पे वहां चर्चा होती है। प्रवर समिति में भी ये आशंका हो सकती है कि जो आपकी पार्टी की जो पॉलिसी है या उसकी जो थिंकिंग है उसके अनुसार वो उस बिल को विचार करेंगे। तो क्या ये आवश्यक है कि प्रवर समिति की सिफारिशें सर्वसम्मति से हो या बहुमत से हो? इसका कोई आपको आइडिया है कि किस तरह से इन समितियों की जो सिफारिशें हैं उन्हें तय किया जाता है और क्रियान्वित किया जाता है? हाँ, प्रवर समिति हो या दूसरी स्थायी समितियां, सभी में निर्णय बहुमत के आधार पर ही लिए जाते हैं। पार्टी की लाइन से उससे ऊपर उठ के इसमें विचार होता है, तभी तो ये अधिक प्रभावी मानी जाती हैं और निष्पक्ष रूप से भी इन्हीं की सिफारिशों को निष्पक्ष भी माना जाता है। लेकिन कैलाश जी, ये आदर्श स्थिति है कि हम पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके विचार करें। आपका अनुभव, इतने लंबे समय तक आप
विधानसभा से जुड़े रहे, तो आपका अनुभव क्या कहता है? वास्तव में इसी प्रकार से वहाँ विचार विमर्श होता है या वहाँ भी राजनीतिक खींचतान की एक आशंका कभी कभार रहती है? इस समितियों के मामले में राजनीतिक खींचतान अपवाद स्वरूप ही हो सकती है, वैसे नहीं होती है। हालांकि इसमें भी नियम ये है कि किसी सिफारिश के पक्ष में इतने और विपक्ष में इतने और अगर बराबर संख्या होती है तो सभापति का निर्णायक मत होता है। अच्छा ऐसे अच्छा। जनरली हुआ नहीं कभी ऐसा। और राजस्थान के तो जो शुरू में जो बहुत ही महत्वपूर्ण कानून हुआ करते थे लैंड रेवेन्यू के, या जागीरदारी जमींदारी उन्मूलन प्रथा, या टेनेंसी काश्तकारी अधिनियम वगैरह, ये सब प्रवर समिति के माध्यम से ही जांच होने के बाद में आए और फिर कानून बने थे। अच्छा अच्छा, कैलाश जी, आपने अभी की तक की जो चर्चा है उसमें 2-3 कमेटियों की विशेष रूप से बात की। स्टैंडिंग कमेटी की बात की, सेलेक्ट कमेटी की बात की, और ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी की बात की। इसके अलावा और कौन कौन सी प्रमुख समितियां हैं जिनकी अक्सर चर्चा होती है और मीडिया में जिनका उल्लेख होता है, या वो विधानसभा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं? उसके बारे में कुछ बताएं आप। या जैसे फाइनेंस कमेटी है, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होगी, कुछ इसके बारे में भी बताएं, हाँ किस तरह से गठन होता है, इनकी क्या जिम्मेदारियां होती है? हाँ, वित्तीय समितियां जो कि फाइनेंशियल कमिटीज कहलाती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली कह सकते हैं इनको। ये एक तरह से बाहुबली होती हैं सदन की। जी। तो इनमें ये सरकार के वित्तीय नियंत्रण को भी प्रभावित करती हैं। कहने को तो समितियों की सिफारिशें सलाहकारी होती हैं, लेकिन इन समितियों की सिफारिशें ऐसी होती हैं जैसे सदन के ही आदेश हों, और उनकी उल्लंघन पर दंड देने का प्रावधान भी होता है। इसमें ये जनलेखा समिति और राजकीय उपक्रम समिति तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। और इनका महत्व इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें से किसी एक समिति के सभापति का पद विपक्ष को देने की परंपरा है राजस्थान में। वर्तमान में जनलेखा समिति के जो सभापति हैं वो प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली हैं, जो सभापति हैं उस जनलेखा समिति के। तो ये जब आपने वित्त समिति की बात की, जी, पहले थोड़ा वित्त समिति के बारे में और समझाएं। जैसा आपने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसकी क्या दायित्व है, मतलब वित्त समिति के, और मुख्य रूप से किन मुद्दों पर विचार करती है ये? और जनलेखा समिति की जैसे अपन बात करें, या जनलेखा राजस्थान में वैसे सभी जगह राज्यों में और लोकसभा में, मतलब संसद में और राजस्थान विधानसभा में, सभी जगह अमूमन 3 ही महत्वपूर्ण वित्तीय समितियां होती हैं। पहली है जनलेखा समिति, दूसरी है राजकीय उपक्रम समिति, और तीसरी है प्राक्कलन समिति, जिसको एस्टिमेट्स कमेटी कहते हैं। ये 3 है, लेकिन राजस्थान में अपवाद स्वरूप 4 वित्तीय समितियां हैं। संख्या में 4 हैं, लेकिन वो विषय वाइज तो देखा जाए तो 3 ही है। यहाँ पे प्राक्कलन समिति को 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, प्राक्कलन समिति कै और प्राक्कलन समिति खै। ये भी पहले शुरुआत में तो ये एक ही थी 1953 में जब इसका पहली बार गठन हुआ, लेकिन 1951 में बाद में कार्य के सहूलियत के हिसाब से इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, ए और बी। क्योंकि यहाँ राजस्थान सरकार के विभागों की संख्या जैसे मेरे ख्याल से 31 है, तो 16 एक को दे रखा है और 17 विभाग एक समिति को दे रखा है। बस इतना ही फर्क है, बाकी कार्य प्रणाली सब कुछ सेम है, लेकिन 2 सभापति हैं, 2 15-15 सदस्य हैं उनके, इस तरह से है। और जहां तक जनलेखा समिति की बात है, उसका महत्व बहुत कुछ इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो शासकीय लेखों का परीक्षण करती है। सीएजी जो भारत का नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक है, उसकी रिपोर्ट्स का भी परीक्षण यही के जो विभागों के जो ऑडिट रिपोर्ट्स दी जाती हैं, उनका परीक्षण ये करती है जनलेखा समिति। इसके अलावा ये और योजनाएं जो सरकार की हैं, उनके जो बजट वगैरह है, उनका परीक्षण भी ये करती है। इसी प्रकार जो राजकीय उपक्रम समिति है, वो यहाँ के जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे 36 हैं यहाँ राजस्थान में,
उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनका परीक्षण ये राजकीय उपक्रम समिति करती है, और सीएजी जिन उपक्रमों पर रिपोर्ट देती है उनका परीक्षण भी ये राजकीय उपक्रम समिति करती है। दूसरी ओर ये प्राक्कलन समितियां बनी हुई है, ये विभागों के बजट और उससे जुड़ी हुई चीजों का भी परीक्षण करती हैं। ये मितव्ययता का भी सुझाव ये समितियां देती हैं। विभाग कैसे अधिक कार्यपटु हो, कार्य में एफिशिएंसी पैदा करें, इसका सुझाव ये एस्टिमेट्स कमेटी देती है। इस तरह इनका कार्य क्षेत्र महत्वपूर्ण है। अच्छा कैलाश जी, आपने जो बताया ये तीनों चारों समितियों की बात, वित्त समिति की जो अलग अलग समितियां हैं, और ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण है और बहुत सामर्थ्य शक्ति भी है इनके पास। मेरे मन में एक शंका जागी है कि जब ये समितियां अपना कार्य करती हैं, जैसे आपने कहा कि सरकार के जो 31 विभाग हैं उन सबको एक तरह से ये सुपरवाइज करती हैं, क्या इन समितियों को ये पावर भी दी गई है कि वो किसी भी विभाग के अधिकारी को वित्तीय कहीं कोई अनुशासन की पालना नहीं की गई हो या और भी किसी प्रकार के घोटाले की यदि आशंका है या गड़बड़ी की आशंका है, तो क्या उन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से बुलवा के ये सुनवाई कर सकती हैं? मतलब कुछ सब जुडिशियल पावर या इस तरह की पावर्स हैं क्या इनके पास? साक्ष्य के रूप में अधिकारी क्या मुख्य सचिव तक को बुलाने की पावर है, और विभागों के सचिवों, प्रमुख सचिवों को तो ये बुलाते ही रहते हैं, अक्सर बुलाते हैं। और खास बात ये है कि इनके, और वो नहीं आए तो वो सदन की अवमानना, हाँ, अवमानना की श्रेणी में आएगा, वो फिर अध्यक्ष के ध्यान में लाई जाती बात, और फिर वो एक सामान्य प्रयोजन समिति है, वो फिर सिफारिशें करती हैं, तो इनके नकार नहीं सकते। और अगर किसी कारण से कोई टाइम दिया, किसी अधिकारी को बुलाने का टाइम दिया हुआ है और वो नहीं आता है, तो वेल इन टाइम उसको सूचित करना होता है समिति को कि मैं फला फला कारण से नहीं उपस्थित हो पाऊंगा, तो वो लिखित देना बहुत जरूरी होता है। तो ये बुलाने के हैं, और समिति के सामने साक्ष्य के रूप में अगर बुलाया गया है तो नियमों में ऐसा प्रावधान है कि वो उसको शपथ लेनी पड़ती है या प्रतिज्ञान करना पड़ता है, उसके बाद ही उसकी बात सुनी जाती है। जी, तो काफी मतलब इनके पास पावर्स और जिम्मेदारियां हैं इन समितियों के ऊपर। अच्छा कैलाश जी, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो संसदीय बहस है, आजकल तो लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, रहू लोकसभा राज्यसभा, हमारे यहाँ बाकायदा एक इंडिपेंडेंट टीवी चैनल है, ऐसे ही विधानसभाओं के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, और हम कार्रवाई को देख सकते हैं, पुरानी कार्रवाई को भी तो हम देख सकते हैं। न्यायालय तक भी मीडिया की पहुंच है, वहां की रिपोर्टिंग भी हम अखबारों के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। तो मतलब एक आज का जो दौर है उसमें पारदर्शिता की बात की जा रही है, आरटीआई जैसे कानून लागू हुए, तो इस पारदर्शिता के इस दौर में क्या इन समितियों, क्योंकि मुझे लगता है कि हम केवल समितियों के बारे में या इनके जो इन्होंने आदेश दिए, अनुशंसाएं की, उसकी जानकारी मिलती है, इनकी जो कार्य पद्धति है, इनका जो पूरा प्रोसेस है कार्य करने का, वो कितनी सीमा तक सार्वजनिक है, और क्या उसकी मीडिया कवरेज होती है? जो डे टू डे इनकी प्रोसीडिंग्स है, किसी अधिकारी को बुलाया, वो अखबार में आएगा, उसने क्या कहा वो अखबार में आएगा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब किस सीमा तक खुलापन इन समितियों की कार्य पद्धति के बीच में हम देख सकते हैं, या किस तरह की हमारी अभी की व्यवस्थाएं काम कर रही है, इसके बारे में बताएं आप। समिति ये समझा जाता है कि इनकी जो बैठकें होती हैं वो गोपनीय होती हैं। इवन जब ये प्रतिवेदन तैयार कर देती है पूरी प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद में, वह भी जब तक कि सदन में प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता तब तक गोपनीय ही माना जाता है। और समितियों की बैठकों में, बैठक से पूर्व कोई मिलने आ गया, कोई अतिथि है या अजनबी है, तो वो समिति की प्रोसीडिंग शुरू होने से पहले उसको कक्ष से बाहर भेज दिया जाता है, भाई अब हम हमारे समिति का काम करेंगे, अब आप जाएं। तो ये गोपनीय मानी जाती है। जबकि दूसरी ओर, एक और तो हम ये कहते हैं कि ये सदन का ही लघु रूप है, मिनी हाउस कहलाती है समितियां। और हाउस की, जैसा आपने भी बताया कि लाइव टेलीकास्ट होता है, इवन अब तो राजस्थान विधानसभा भी यूट्यूब पे उसका जीवन प्रसारण होता है बिना किसी एडिटिंग के। तो ये बात ज्यादा हजम नहीं होती कि ये गोपनीयता, जब सदन का आप खुले रूप से जीवन प्रसारण कर रहे हैं तो समितियों में क्यों नहीं अलाउ करते। तो इसके शुरू में जैसा तय रखा गया था कि ये गोपनीय होंगी, इस तरह से इनका शुरू में नहीं प्रभाव, क्योंकि रिपोर्ट प्रभाव इन्होंने गोपनीय रखा गया था। लेकिन अब
मेरा ये सुझाव है कि विधानसभा संसद में सीधा सीधा एक अध्यक्ष या एक ही किसी के कहने से कोई चीज लागू नहीं होती। उसके लिए तो ये पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन हर साल होते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में इस बिंदु को रखा जाना चाहिए कि समितियों की, क्यों नहीं समिति की बैठकों का भी मीडिया में प्रसारण अलाउ किया जाए। भले ही आप जिन बैठकों का समझ रहे हैं कि भाई गोपनीय चीजों पे डिबेट होगी, तो उनके अलावा जब फाइनल स्टेज पे आवे तब तो एक दिन या 2 दिन उनको सब मीडिया को बुला के ब्रीफ करना चाहिए चेयरमैन की तरफ से, वो ज्यादा है। और ये भी एक भाई रिपोर्ट हो गई, जैसे सदन में प्रस्तुत हो गई, उसके बाद ये चाहिए कि समिति में क्या क्या उसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर प्रेस नोट जारी किया जाना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल में। वो जो आपने बताया कि प्रैक्टिकली वो नहीं होता है, लेकिन क्या उनके जो प्रतिवेदन है वो ठीक है, प्रेस नोट जारी नहीं होता होगा, लेकिन क्या वो प्रतिवेदन यदि मीडिया का कोई व्यक्ति देखना चाहे, आम आदमी देखना चाहे, कोई रिसर्चर देखना चाहे, तो क्या संबंधित सदन की वेबसाइट पर वो उपलब्ध होती है उनके प्रतिवेदन कमेटियों के? वेबसाइट तो चूंकि इतनी रिपोर्ट्स होती हैं, सैकड़ों की संख्या में होती है जनलेखा समिति की रिपोर्ट्स, तो सारी की सारी रखना तो मतलब सुविधाजनक नहीं होगा। वेबसाइट बड़ी हैवी हो जाएगी, वो जल्दी जल्दी खुलेगी नहीं। लेकिन इनकी जो रिपोर्ट्स है, हर रिपोर्ट छपती है, प्रिंट होने के बाद वो पब्लिकली है, आम जन उसको खरीद सकता है, प्राइस पब्लिकेशन के रूप में ले सकते हैं, विधानसभा के पब्लिकेशन डिवीजन से मिलती है, उसकी कीमत भी बहुत मामूली सी होती है, वो उपलब्ध चलिए, मतलब ये पब्लिक डोमेन में है ये सारी रिपोर्ट्स सदन में प्रस्तुत करने के बाद। लेकिन जब आपने कहा कि ये पूरा हमारा संसदीय जो प्रक्रिया है इसकी महत्वपूर्ण अंग है, तो आपका अनुभव क्या कहता है देश की आजादी के बाद, विशेषकर जब से व्यवस्था लागू हुई, ये समितियां जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं, क्या सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने में इनकी कहीं कोई बड़ी भूमिका रही है? हाँ, सरकार की जवाबदेही में तो इनकी भूमिका रहती है, लेकिन आजकल सरकार भी सभी समितियों को समान रूप से नहीं क्रियान्वित करती है। इनकी सिफारिशों को देखा जाता है कि बहुत सारी तो समितियों की रिपोर्ट्स की क्रियान्वित होती ही नहीं है। 13वीं विधानसभा की मैं आपको बात बताना चाहूंगा, जब दीपेंद्र सिंह जी उसके विधानसभा के अध्यक्ष बने, तो वो इस बात को लेकर बड़े सतर्क रहते थे कि विधानसभा पावरफुल है सरकार से, और सरकार की जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, वो मेरे समक्ष लाई जाए। तो उनके कार्यकाल के शुरुआत में जब ये बताया गया कि 2-3 तो ऐसे सैकड़ों की संख्या में अनुस्मरण भेजने के बाद भी सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। एक चिकित्सा नियम 1963 जिसके बारे में 1979 में पहली बार लिखा गया था, और उसके बाद 21 अनुस्मरण पत्र और डीओ लेटर लिखे गए, उसके बावजूद उसका कोई जवाब नहीं आया। तो वो उन्होंने बड़ा नाराजगी जाहिर की, और एक ऐसा ही प्रकरण था, वन्य जीवों से संबंधित मामला था, तो उसके लिए तो 31 लेटर लिखे गए थे, तो भी कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने ऐसे सारे प्रकरण इकट्ठा करवाए, सारे स्टाफ को लगा दिया कि सब चीजें इकट्ठी, और उसके बाद उन्होंने 3 दिन तक चीफ सेक्रेटरी और जो भी संबंधित विभाग थे उनके प्रमुख सचिवों को विधानसभा में बुलाया, विधानसभा की सारी समितियों के सभापतियों को बुलाया, और वो 3 दिन तक मैराथन बैठक चली, जिसमें उस समीक्षा की गई कि इतने सालों से इतनी सिफारिशें दबी पड़ी हैं, कोई देखने वाला ही नहीं है। उसके बाद फिर थोड़ा सा जागरूकता आई सरकार के लेवल पर भी, उन्होंने भी फिर नोडल अधिकारी नियुक्त किए ताकि विधानसभा के कामों को प्राथमिकता के हिसाब से निपटाया जाए। तो ये जवाबदेही तो सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष को भी इनिशिएटिव लेना होता है। लेकिन हमारी जो संसदीय प्रक्रिया है उसमें क्या कहा गया है कि ये जो समितियां हैं, इनकी जो संस्तुतियां हैं, सिफारिशें हैं, अनुशंसाएं हैं, उन्हें किस सीमा तक सरकार क्रियान्वित करने के लिए बाध्य है? यदि बाध्य नहीं है और कोई अध्यक्ष भी कोई विशेष स्वयं कोई इस तरह की पहल करके यदि कोई काम नहीं करते हैं, तो क्या ये समितियां मात्र औपचारिक मानी जाएंगी? क्या महसूस करते हैं आप अपने अनुभव के आधार पर?
कि अंततः उपादेयता क्या है इन समितियों की फिर? समितियां तो सदन के सहायता के लिए है। इसमें भी ये वित्तीय समितियां हैं और कुछ सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति है, प्रश्न एवं संदर्भ समिति है। ये चूंकि परीक्षण करती हैं, इसलिए इनकी सिफारिशों पे थोड़ा ज्यादा तवज्जो दी जाती है सरकार के स्तर पर। और कुछ समितियां तो उनकी तो रिपोर्ट ही नहीं होती है, वो सलाहकारी समितियां ही रहती हैं खाली। तो इन समितियों के हिसाब से जो पावरफुल समितियां, उनकी तो महत्व दिया भी जाता है। विशेषाधिकार समिति की मैं बात करूं तो वो तो बहुत ही पावरफुल समिति है। किसी ने सदन की कार्रवाई के दौरान बाधा पहुंचा दी किसी को, सत्र के दौरान किसी को आने ना दिया, या एक 12वीं 13वीं विधानसभा का ये उदाहरण था महिला और बाल कल्याण समिति का। वो समिति किसी पुलिस स्टेशन पे गई थी तो बड़ा दुर्व्यवहार किया वहां की जो SHO थी उसने। तो समिति के समक्ष ध्यान में लाया गया, विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। तो उसने तो ऐसी सिफारिशें की कि उसको कैद की सजा सुना दी गई 1 महीने की। हालांकि वो क्रियान्वित नहीं हो पाई, न्यायालय में चला गया प्रकरण। ये राजस्थान विधानसभा की बात कर रहे हैं? ये राजस्थान विधानसभा की बात ही बता रहा हूँ मैं। और समिति की सभापति वो थी जोधपुर से आने वाली माननीय इन सारे बातचीत पूरे को सुनकर के एक चीज बताएं आप कि इन समितियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? राजनीतिक, प्रशासनिक या कोई तकनीकी? किस तरह की चुनौतियां सामान्य रूप में? हालांकि हर समिति की अपनी अलग भूमिका है, उनके उद्देश्य है, लेकिन आप किस तरह से इनकी मुख्य चुनौतियों को आप देखते हैं, जो भी इनकी कार्य पद्धति और कार्यशैली है उसके आधार पर? राजनीतिक चुनौतियां इतनी नहीं है जितनी की प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियां इनके समक्ष में आती हैं। चूंकि समितियां 22 हो गई थी पिछले दिनों, अब मर्ज करके 17 कर दी गई, लेकिन वो काफी है जितनी। और राजस्थान विधानसभा की मैं बात करूं तो यहाँ करीब 10-15 साल से कोई नियुक्ति नहीं हुई, और रिटायरमेंट पे तो जैसे ही अधिवार्षिक आयु प्राप्त करता कार्मिक उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। तो स्टाफ दिनों दिन कम होता जा रहा है, और समितियां चूंकि पहले थी उससे बढ़ गई हैं, तो उनके सामने ये समस्या आती है मैन पावर की। वो उनको समितियों में माननीय सदस्यों के अलावा चेयरमैन ही होता है, उनको जब तक नीचे से असिस्ट करने वाले, तैयारी करके सौंपने वाले, क्वेश्चन बनाने वाले ही नहीं होंगे तो उनको तो मुश्किलात आएंगी। तो इस तरह की दिक्कत ये होती है। तकनीकी दिक्कत भी होती है। समिति ये जब बैठक करती हैं तो इनकी सहायता के लिए CAG और AG के महालेखाकार और वहां के वरिष्ठ अधिकारी इनकी सहायता के लिए उपस्थित होते हैं, इस बैठकों में आते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं, तो फिर विधानसभा का स्टाफ उसी हिसाब से काम कर पाता है। तो और समितियों के ऐसे है नहीं, तो ऐसे नियम हो कि और समितियों के लिए भी इस तरह की विशेषज्ञता की सहायता हो तो वे अधिक कारगर हो सकती। अच्छा, मुझे लगता है कैलाश जी एक और चुनौती हो सकती है उनकी आंतरिक समितियों की। जैसे कोई सदस्य, आपने कहा हर राजनीतिक दल का प्रतिनिधि होता है, वो किसी कारणवश या जानबूझ के अनुपस्थित रहता है, तो सदस्यों की अनुपस्थिति और जो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, जिसे अपन कहते हैं राजनीतिक ध्रुवीकरण जो है, ये समितियों की कार्य क्षमता को किस रूप में प्रभावित करते हैं? समिति की कार्य क्षमता तो निश्चित रूप से प्रभावित होती है सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण, लेकिन वो ध्रुवीकरण वाली बात यहाँ लागू नहीं होती है समितियों की बैठकों में। वो उनकी उदासीनता या उनके किसी और कामों को प्राथमिकता देने के कारण वे उपस्थित नहीं हो पाते। हालांकि उनकी उपस्थिति के लिए जिस तरह सदन चलता है और सदन में सदस्यगण उपस्थित होते हैं तो उनके लिए बाकायदा भत्ते दिए जाते हैं, ऐसी समिति की बैठक के लिए भी भत्ते देने का प्रावधान है। और गणपूर्ति 1/3 इनकी वो कोरम होता है, उससे अगर उतने कोरम की पूर्ति नहीं हुई तो बैठक स्थगित हो जाएगी, कोई निर्णय नहीं होगा। और लगातार 2 दिन गणपूर्ति का अभाव रहा तो फिर वो बैठक स्थगित करनी होती है। तो ऐसा कई बार ज्यादातर समितियों में भी ऐसा हो जाता है। मैं तो चूंकि पुस्तकालय समिति से जुड़ा रहा हूँ, वहां तो कई बार हुआ है। तो क्या लगता है हमारी सदस्यों की उपेक्षा भाव है,
उनका कार्य का उन पर दबाव बहुत है, उस कारण से है क्या, क्या क्यों नहीं आ पाते हैं? देखिए कितना जनता का जो टैक्स पेयर है उसका पैसा इन पे लग रहा है, आप कह रहे हैं भत्ते मिलते हैं, है ना, और इतना इन पे खर्चा हो रहा है और वो नहीं आते हैं, बैठक स्थगित हो जाती है, समय निकल जाता है, तो कार्य पूरा नहीं हो पाता है। तो कैसे इनकी कार्य क्षमता को हम और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? इनके लिए तो इनके नियमों में भी कुछ और परिवर्तन की अपेक्षा महसूस की जाती है। आजकल जैसे डिजिटलाइजेशन हर फील्ड में हो गया, तो इस राजस्थान विधानसभा ने तो वन नेशन वन एप्लीकेशन के तहत अन्य राज्य विधानसभाओं और संसद के हिसाब से काम करना भी शुरू कर दिया गया। और नेवा ई नेशनल विधान है, जिसके तहत सारी विधानसभाओं को एक जैसी प्रणाली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो राजस्थान विधानसभा ने अभी शुरू किया है, लेकिन कमेटियों के मामले में सिर्फ बैठक की सूचना भेजने के अलावा और कोई अभी क्रियान्विति में आया नहीं है। तो इसके लिए ये है कि भाई ये नेवा जो शुरू किए से इसके लोग समितियों के अधिकारियों से मिलकर ऐसे प्रोग्राम तैयार करेंगे जिससे उनकी कार्य प्रणाली में त्वरितता आए। अच्छा, ऐसा भी कोई बंधन है कि एक सदस्य विधानसभा का, कोई एक सदस्य कितनी समितियों का सदस्य रह सकता है? इसके बारे में कोई गाइडलाइंस है? हाँ, समितियों के ये जो अभी पिछला सवाल था, इसके जवाब में एक ये भी पॉइंट आता है कि एक सदस्य दो समितियों के भी सदस्य बना दिए जाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि एक सदस्य को एक ही समिति में रखा जाना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिस में ये है कि भाई ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य, इस विषय में भी दखल रखता है, इसमें भी दखल रखता है, तो दोनों समितियों में उसको सदस्य बना दो। ऐसे में क्या होता है, जब दोनों समितियों की बैठक एक ही टाइम पे एक ही दिन हो, तो वो कैसे जाएगा दूसरी समिति में? वो जा नहीं पाएगा, तो उसके कार्य, समिति के कार्य में बाधा आएगी। इस तरह की है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि आप एक में एक ही रखेंगे, दो के भी हैं। यहाँ है, अभी भी है, वर्तमान में भी ऐसे सदस्य हैं। दो, तीन, चार कितने में भी हो सकता है, कोई बंधन नहीं है संख्या दो से पर। ज्यादा तो मैंने देखा नहीं किसी को, दो तक ही रहते हैं। वो अध्यक्ष विवेक पर है, लेकिन तकनीकी रूप से कोई ऐसा बंधन, रेस्ट्रिक्शन है क्या नियमों में कि एक सदस्य अधिकतम? बंधन नियमों में नहीं है, लेकिन व्यावहारिक रूप में ये देखा कि दो में तो होते हैं अमूमन, बहुत से सदस्य। तो मुझे लगता है जितने भी विधानसभा के, जो हमारे विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, ये सब किसी न किसी समिति में तो मुझे लगता है व्यस्त रहते ही होंगे बाई एंड लार्ज। हाँ बिल्कुल, कोई भी सदस्य ऐसा नहीं है जो कि खुद नहीं चाहता हो, वो अलग बात है, किसी न किसी समिति का सदस्य होता ही है। और मंत्री चूंकि इनके सदस्य नहीं हो सकते, तो मंत्रियों को छोड़ दीजिए, विधानसभा के अधिकारी जैसे ये होते हैं, दूसरे उपाध्यक्ष भी समितियों के सदस्य होते हैं। और खास बात है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर किसी समिति का सदस्य है, तो वो समिति का पदेन सभापति होगा। तो आजकल राजस्थान विधानसभा में तो उपाध्यक्ष है नहीं, इवन लोकसभा में भी नहीं है काफी टाइम से। तो अध्यक्ष, जैसे यहाँ राजस्थान विधानसभा में दो समितियां ऐसी है जिनमें अध्यक्ष भी सदस्य होते हैं, तो वो दोनों के पदेन सभापति है। एक तो नियम समिति है, दूसरी कार्य सलाहकार समिति, इनके पदेन अध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा भी एक सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति है, जिसमें जितनी भी समितियां हैं, सही समितियां, उनके सभापति उनके सदस्य होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष उसके पदेन सभापति होते हैं। तो चलिए, मुझे लगता है कि हमारे जो संसदीय परंपरा है, चाहे वो संसद की बात करें, विधानसभाओं की, संसदीय समितियों की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका है। सदन के जो भी कार्य हैं उनको एक तरह से और अधिक व्यावहारिक और बहुत अधिक उपयोगी बनाने के लिए, उसको जो उनके सिफारिशें हैं किसी भी मुद्दे को लेकर के, उसकी अपनी एक बड़ी महत्ता है। तो हमारी इस लोकतांत्रिक हिस्से जो प्रक्रिया है, जो इस देश का लोकतंत्र है, एक तरह से संसदीय समितियां उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। क्योंकि सदन में जिस तरह के आज दृश्य हम देख रहे हैं, उस समय शायद इन संसदीय समितियों की, जहां सारा इतनी गंभीरता से काम हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण समितियां हैं। इस उम्मीद में कि ये समितियां और अधिक जवाबदेह बनाए सरकार को, और इनकी सिफारिशों को सरकार भी उतनी ही गंभीरता से ले, अंततः ये जनहित में होगा और लोकतंत्र के भी व्यापक हितों में होगा। कैलाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो हमारी समितियां हैं उनके बारे में इतनी सरलता और सहजता के साथ जानकारी दी। मुझे लगता है जो हमारे
दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो अनभिज्ञ थे अब तक इस सारी व्यवस्थाओं से कम उन्हें पता चला होगा कि कैसे हमारे सदन का काम चलता है और कैसे संसदीय समितियां अपने कार्यों का निष्पादन करते हुए प्रभावी ढंग से जनहित के लिए निरंतर काम कर रही हैं, और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कितनी गंभीरता के साथ, परिश्रम के साथ, तैयारी के साथ अपने इन सारे कार्यों को अंजाम देते हैं। और आगे से तो आपने बहुत सारी समितियों का जिक्र किया, जब भी हम कहीं पढ़ते हैं या इन समितियों के कार्य हैं, इनकी सिफारिशें हैं, इनको जानने में हमारी उत्सुकता बढ़ेगी, ताकि लोकतंत्र में हम भी अपनी कहीं भागीदारी जो है सुनिश्चित कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने विस्तार से और इतने सरल सहज रूप में ये सारी जानकारी दी। हमारे दर्शकों से अनुरोध कि कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताएं कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।